नमस्कार, मैं रनिश मुतर मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा आपसे कृषि कानून के ऊपर। क्यों हो रहा है इसका इतना विरोध? काफी दिनों से लगातार इस पे विरोध हो रहे हैं, तो हम जानेंगे कि कृषि कानून क्या है इसके प्रावधान जिसको लेकर के हो रहा है विरोध, और इसके विरोध के और भी क्या कारण है। तो ये जो कृषक कानून का जो विरोध हो रहा है देश में, ये केवल 2 या 3, कम से कम कहा जाए कि एक राज्य का ही विरोध है। एक राज्य में ही 36 कृषक जो पार्टियां है या कृषक संघ है, कहिए किसानों का संघ है, तो वो है पंजाब। और पूरे देश का जो एमएसपी जाता है, सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं ये पंजाब के ही किसान, और यही है सबसे बड़े किसान देश के। और लगभग एमएसपी का 61% ये लोग फायदा उठाते हैं, और सबसे बड़ी मंडी व्यवस्था वही है। और सबसे बड़ी जो कहा जाए कि बाजारों में वहाँ जो बिचौलिए हैं, जो लाभान्वित है, वो बिचौलिए कौन है? ये किसान, बड़े बड़े किसान हैं जो वहाँ के छोटे और मझौले किसानों को शुरू से ही शोषित करते आए हैं। उनको फायदा कभी नहीं मिला है, और उस छोटे और मझौले किसानों के नाम पे लोग राजनीति करते थे। आज उनको वहां पे उनको फायदे से रूबरू इस कानून से, जो 3 कानून बने हैं, जिसके वजह से उनको नुकसान होने जा रहा है, बिचौलिए मार्केट से बाहर हो रहे हैं। हम वही उसका मुख्य कारण है जहां तक मैं समझता हूं। और खबर में यही है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर समेत कुछ किसान इस आंदोलन में लेकर के भाग ले रहे हैं। और सरकार से जो वार्ता हो रही है, लगभग देश के लगभग सारे किसानों से हो रही, केवल यही किसान नहीं। और कुछ किसान इस संगठन इसलिए आ गई है कि उनकी प्रासंगिकता खत्म ना हो जाए, अपनी एक किसान की जो राजनीति करते हैं वो उसके साथ बने रहें, इसलिए वो इस आंदोलन में भाग लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपसी लोगों में मतभेद है बातों को लेकर के। और ये किसान जो पंजाब के बेसिक किसान, ये लोग यही कह रहे हैं कि ये कानून वापस होनी चाहिए, और इसी मांग को लेके अड़े हुए हैं। और इसको एक तरह से दिल्ली को पूर्णतः बंद किए हुए हैं, दिल्ली को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये तीनों कानून में क्या है। पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून में जो होता है कि इस कानून में हम एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करते हैं, या खड़ा करने का प्रावधान है, जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो है, कि रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने और खरीदने की आजादी होगी। तो उसका किसानों का क्या फायदा होगा? जब एपीएमसी मार्केट में छोटे किसान पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पे बड़े किसान ही पहुंच पाते हैं, और उनकी पकड़ है। छोटे किसानों को तो वहां समय ही नहीं मिल पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे छोटे किसानों की उनकी क्वालिटी को ये बता करके कम पैसा दे दिया जाता है एमएसपी से। और यही हो रहा है विगत 70 सालों में। मैंने जो भी फायदा जब भी उठाए जाते हैं तो बड़े किसान, और ये पहली बार है कि भारत सरकार ऐसे करने जा रही है कि आम किसानों को ये फायदा मिले। और दूसरा इसमें किसानों की फसल एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। इस कानून का दूसरा फायदा ये है। तो ये अगर मान लीजिए कि पंजाब के किसान छोटे किसान हैं, उनको पंजाब से बेहतर अगर हरियाणा या हिमाचल में रेट मिल जाए, तो क्यों बेचेंगे पंजाब के मंडियों में? अगर पंजाब के मंडियों में नहीं बेचेंगे तो किसानों का फायदा होगा उस केस में, क्योंकि वहां तो बिचौलिए, और बिचौलिए को होगा नुकसान, क्योंकि वो बिचौलिए जो किसानों से एमएसपी से, मिनिमम न्यूनतम जो प्राइस है उससे कम पैसे में खरीदते हैं और एमएसपी बेचते हैं, उनको बैठा बैठा मिल जाता है, ना पैसा लगाने की जरूरत ना कुछ। दूसरा है बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम करने की बात कही गई है,
ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है कि किसानों के पास जाकर के खरीदार खरीदे, किसान को ट्रांसपोर्टेशन का दाम नहीं खर्च करना पड़े, ये तो बहुत बड़ी बचत है। और किसानों को मार्केट जाने या ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, किसानों को हर चीज सुविधाजनक मिले। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे तो किसानों का फायदा ही हो रहा है। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का सुविधाजनक ढांचा जो है एक की बात कही गई है। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली हम एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच देते हैं तो ये भी एक फायदा है, इलेक्ट्रॉनिक हमारे खाते में पैसा आ गए। और दूसरा प्रावधान ये भी है कि एमएसपी का डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो किसानों के डीबी डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके अकाउंट में दिया जाएगा। यानी एमपीएससी जो भी खरीद होगी वो डायरेक्ट किसानों के ही अकाउंट में, किसान अपने जो पर्चा कटाएंगे खरीदारी से पहले वो अपने बताएंगे कि हमने इतने रकबा खेत है, इतनी उपज है, और एमएसपी पर वो लोग खरीदेंगे पर्चा के आधार पर। तो उसमें वो सारी चीज बताई जाए। हर चीज का एक स्टैंडर्ड है कि एक एमएसपी के एक कट्ठा चाहे एक एकड़ में कितने का उत्पादन होगा, और उससे ज्यादा होता है तो उससे पूछा जाएगा कि इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे आकर के बड़े किसानों को नुकसान होने जा रहा है, यानी बिचौलियों को नुकसान होने जा रहा है। और इसमें विपक्ष का जो तर्क है, जो विपक्षी पार्टी खास करके कांग्रेस और कुछ और जो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है, इसमें उनका कहना है कि राज्य के राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। तो आप उसको राज्य सरकार को किसने रोका है कि आप उस कानून में सुधार ना करें? क्यों किसान एक्स्ट्रा पे करे? छोटे किसान को वहां पे बेनिफिट नहीं मिल पाती है, उनका समुचित प्राइस नहीं मिल पाता है, तो क्यों जाएगा? अगर ये किसानों के अहित में है तो राज्य अपने वसूली का दूसरा तरीका तैयार करे, अपनी वसूली। और इस कानून को लेकर हर राज्य का सरकार, कुछ राज्य सरकार खासकर कांग्रेस शासित राज्य सरकार इस कानून के विरोध में अपने यहाँ राज्य में एक नया कानून का प्रावधान किया है। तो फिर उससे दिक्कत क्या है किसानों का? ये बिल्कुल तर्कहीन बातें हैं। कृषि व्यापार अगर मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंट का क्या होगा? या फिर आगे बिचौलिए की बात, क्यों हम कमीशन एजेंट को दें? क्योंकि किसान पूरे दिन मेहनत करता है, नाफा नुकसान वो झेलता है, और फायदा कौन ले जाते हैं? बिचौलिए ले जाते हैं बैठे बैठा। क्यों हम दें? अगर उनका उसमें कोई योगदान हो, किसानों को कोई हेल्प कर रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे जो भी रूप से, तो समझ में आता है। ना फाइनेंशियली रहे, ना बाजार में करे, नहीं कहीं के, फिर आपको कमीशन क्यों दिया जाए? तीसरा है, इसके बाद धीरे धीरे एपीएमसी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी, जबकि सरकार इस पे लगातार आश्वासन दे रही है कि इस पे हम खरीदारी जारी रखेंगे। अगर एपीएमसी क्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों मिलनी चाहिए? डिमांड और सप्लाई की बात है, टोटल व्यापार, और आपको बेहतर रेट मिले, हमें न्यूनतम रेट पे क्यों? गन्ना किसानों को अगर न्यूनतम रेट दे दिया गया तो क्या गन्ना किसानों को वो पैसे मिल रहे हैं टाइम पे? और गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा? हम गेहूं और धान ही क्यों उपजाएंगे? क्योंकि यहाँ एपीएमसी मिल रहा है, यानी हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, इसलिए हम करेंगे। कि हमारे देश को दलहन की खेती क्यों बंद हो गई, तिलहन की खेती क्यों बंद हो रही, क्यों उस पे हम क्यों नहीं जोड़ देते हैं? तो हमें एक बैलेंस करके हर किसी को एक स्पेशलाइज तरीके से अलग अलग तरह की खेती करनी होगी, एक राष्ट्रहित को, समग्र राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए। हम नहीं कह रहे कि आप गेहूं धान की खेती ना करें, लेकिन करें, और लेकिन उसको एक बैलेंस बनाए कि तो एपीएमसी कोई उतना एमएसपी कोई उतना जरूरी नहीं। अगर एमएसपी से बेहतर रेट, अगर कंपटीटिव रेट हमें मिल रहा है तो हम उस पे बेचेंगे। और तीसरा है, मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली आखिर क्या होगा? लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम राज्य सरकार अपने जो
एपीएमसी है, चाहे जो अपनी मंडियां हैं राज्य सरकार की, उसको बेहतर करती हैं, बेहतर सुविधा देती हैं और जो फीस लेती हैं, फीस के बावजूद उसको बेहतर सुविधा देती हैं, तो लोग जाएंगे उनके पास, क्यों नहीं जाएंगे। और वो कॉम्पिटिटिव रेट रखें। और चाहे ये भी कर सकती हैं कि प्राइवेट बाहर भी बेचेंगी तो राज्य सरकार को इतना उनको देना होगा, चाहे मंडी में दे चाहे इतना दे। तो रेवेन्यू जनरेशन का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसका विरोध कोई तरीका नहीं हो सकता है कि एक किसानों के हित में उठाया गया कानून को आप उलटने का प्रयास करें, केंद्रीय सरकार को बंदी बनाने का प्रयास करें। एक तरह से यही हो रहा है कि दिल्ली को एक तरह से चारों तरफ से घेर करके बंद कर लिया गया, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार विधेयक 2020। ये कृषक जो है सशक्तिकरण और संरक्षण बिल के रूप में आया था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। इस कानून में कृषि करारों के उल्लेख मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लेख किया गया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के छोटे छोटे संगठन मिलकर बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, और वहाँ किसान फायदा उठा रहे हो। राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अलग अलग एरिया में 2-4-10 गाँवों को लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसके थ्रू वो लोग का कर रहे हैं और उन बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ऐसे क्यों नहीं। इस कानून दूसरा ये है इस कानून में कि इस कानून के तहत किसान कृषक व्यापार करने वाली फार्म प्रोसेसर्स, जो कृषि से संबंधित जो व्यवसाय करने वाली फार्म, फूड प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों और या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ पहले ही हम दाम तय कर लेंगे और भविष्य में उसको फसल को बेच सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। ये सब क्या देंगे किसानों की मुख्य समस्या क्या होती है? फसल की बुआई के समय पैसे। दूसरा होता है कि बेचने की, जब हमारा उपज हो जाएगा तो वो कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये होता है। तो इससे तो ये दोनों समस्या खत्म हो जा रही है, क्योंकि जब कोई भी फर्म अगर आपके साथ कांटेक्ट करेगी तो आपको क्या देगी, कुछ एडवांस देगी। जब एडवांस देगी तो वो आपका कहेगी कि इस क्वालिटी का हमें फसल हम इतना खरीदना है, हम और अपने उपज के हिसाब से अपना ये करेंगे, तो वो आपको एडवांस देंगी। तो उससे क्या होगा, आपको फंड की समस्या खत्म हो जाएगी और आपको भविष्य में जो बेचने का उसका एश्योरेंस मिल जाएगा। यानी भविष्य का मूल्य आज ही मिल जा रहा है, तो ये आगे चल के फायदेमंद ही होगा भारतीय किसानों के लिए। हाँ, अब इसमें एक ये हो सकता है कि लोग कहते हैं कि इसमें उनकी मोनोपोली हो सकती है। क्यों मोनोपोली होगी? वही हम कहते हैं कि क्यों मोनोपोली होगी। अगर कोई व्यापारी आ रहा है, वो गांव आ रहा है के पास आ रहे हैं कि हमें, क्योंकि उनको तो चाहिए ना गेहूं। अगर सारे किसान 10 गांव के किसान एक रेट फिक्स कर दे कि हम इस पे देंगे, तो फिर वो उनको उस पे देना होगा, क्योंकि हर साल रेट तो बढ़ ही रहा है। और तो इसमें किसानों को हम कि बेहतर फायदे मिलेंगे, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी देंगे। अगर कोई कृषि फॉर्म उनसे करता है तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनको अच्छे बीज, क्वालिटी ऑफ बीज देंगे, तरीका बताएंगे। इससे किसानों को फायदा ही होगा। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का से लाभ कमा पाएंगे। ये भी है कि जो 5 हेक्टेयर, क्योंकि छोटे छोटे किसान मिलकर के अपना, क्योंकि उन्हीं को 5 हेक्टेयर से कम वाले को ही एपीएमसी जो है सरकारी जो मंडियां हैं वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वही शोषित होते हैं। बाजार में अनिश्चितता की खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। ये टोटल जो इससे फायदा ही है। अनुबंधित किसानों की गुणवत्ता वाले बीज, जो मैंने आपसे बात की, आपूर्ति सुनिश्चित, तकनीकी सहायता, फसल की स्वस्थ निगरानी, ऋण की सुविधा, फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारे किसान के फायदे के लिए। चौथा है, इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है। चौथा है, किसी विवाद की सूरत में एक तय सीमा के तहत एक तंत्र स्थापित की गई
की गई है, जो कि वहां से सारे जो विवाद है उसका फैसला होगा। और ये अभी भारतीय प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी वो अपने मन की बात में इस बात को दिया है, उदाहरण भी दिया है कि कुछ किसानों ने इस नए कानून का फायदा उठाया है और उनको तय समय पर नहीं मिला तो वो कानून का दरवाजा ठकाए और उनको 3 दिन के अंदर उनका पैसे का भुगतान हुआ। विपक्ष का जो तर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा। बिल्कुल तथ्यहीन बातें हैं। छोटे किसान की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करे। किसी विवाद की स्थिति में बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त हुई कैसे हुई? अनलॉजिकल बातें, क्योंकि एक छोटे छोटे वो किसान को नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, एक जो किसानों का संगठन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 गांवों को, वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और वो उसके तहत ये सारी काम होगी। क्योंकि एक कंपनी अलग अलग किसानों के पास नहीं जाएगी, अलग अलग किसान से कांटेक्ट नहीं करेगी। जब भी करेगी तो एक पूरे गांव, 2, 4, 5, 10 गांव में एक समन्वय बैठा करके किसानों के साथ ये काम किया जाएगा। जिसको उसके अंदर आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। तो ये सब आशंकाएं हैं, ये कोई विरोध का हमें नहीं लगता कि ये। तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो 2020 है, ये तीसरा है। इसमें 5 प्रावधान है। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह होगा कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थिति को छोड़कर बाकी इसमें जहां चाहे जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं। एक चीज देखिए, जब इस पे एक इसेंशियल कमोडिटी आ गई के सूची में डाल दिया गया तो इसके भंडारण नहीं करने की वजह से इसका नुकसान भी हुआ। नो डाउट पहले जमाखोरी होती थी, लेकिन जमाखोरी तो आज भी हो रही है। जब देखिए कि देश में कोई बाढ़ ही आ गई और बहुत सारे कम्युनिकेशंस बंद हो गए, तो आपके लोकल जो मार्केट में क्या स्थिति होती है। अगर हर जगह कोल्ड स्टोरेज वगैरह डेवलप होती हैं और हर जगह इसकी भंडारण पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे इसकी भंडारण की सुविधा दी जाती है, तो इससे किसानों को फायदा ही होगा कि किसान जब अपना भंडारण कर ले, जब उसका मार्केट में सही दाम हो तो उसका बेचे। और क्यों एक व्यापारी चाहे कहीं भी इसको एक किया जाए। दूसरा लेकिन इस कानून में थोड़ा सा ये है कि इसमें जमाखोरी को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इस कानून से निजी सेक्टर के कृषक क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। किसानों को एक फायदा होगा, निजी क्षेत्र के लोग जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि हम जब ये देखें अलग अलग करके ना देखें, एक दूसरे से जोड़े, ये जो भी आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आएगा, फूड प्रोसेसिंग वाला आएगा, चिप्स बनाने वाला आएगा, तो वो आएगा तो किसानों से ही आलू खरीदेगा, तो वो किसानों को एडवांस में देगा और फ्यूचर के रेट पे वो क्वालिटी की बात करेगा, इस क्वालिटी का हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। तो किसान को, अगर हम सारे कानून को एक दूसरे से जोड़ कर देखें तो काफी फायदेमंद है। अगर हम अलग अलग करके देखें तो उसको तीसरा है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा। नो डाउट इसमें पैसा आएगा। कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होता है, ये भी बहुत, हम अगर तीनों को एक जोड़ कर देखें तो बहुत बढ़िया कानून है। यह किसी सामान की मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा। एक चीज, चेक एंड बैलेंस की यहाँ पे स्थिति बिल्कुल बनी रहेगी, प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनना रहेगा। किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी, अगर नुकसान होगा तो उसको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा, तो किसानों का नुकसान नहीं होगा और ये विन विन सिचुएशन है। और जो विपक्ष इस पे जो हमने बताया, वो जो तर्क दे रहे हैं असाधारण परिस्थितियों, ये हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं। कीमतों का
जबरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो। क्या आज की डेट में कर पा रहे हैं? असाधारण परिस्थितियों में नहीं हो पा रहा है। आलू 50 से 60 रुपए तक बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? बड़ी कंपनियों की फसल को अधिक भंडारण करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह है कि फिर वे कंपनियां किसानों को दाम तय करने की मजबूरी होगी। मान लीजिए एक फूड प्रोसेसर यूनिट है, जब किसानों से लेती है तो क्या वो पूरे साल तक एक बार जो परचेज कर लेगी वो 5 साल के लिए परचेज कर लेगी? 5 साल का उत्पादन भारतीय किसान करके दे देंगे? माने कितनी हास्यास्पद है। तो ये सब कोई विशेष मुद्दा नहीं है। और एक किसान संगठन जो है इस को लेकर के जो कर रहे हैं, किसान संगठनों का जो आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में चला जाएगा, इसका नुकसान किसानों का होगा। ये बिल्कुल निराधार है। कोई कॉर्पोरेट, ये केवल पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों के नाम पे किसानों को बरगलाया जा रहा है। और ये कॉर्पोरेट घराने बड़े किसान ही है अगर देखा जाए तो। और ये बड़े किसान अपनी जो है फायदे, अपनी नुकसान होते हुए देख करके उनको डर लग रहा है कि वो अभी तक तो शोषित कर रहे हैं। जो छोटे किसान हमारे लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि उनको हर चीज का अपना सही रेट मिलेगा, सही दाम मिलेगा, सही मूल्य मिलेगा और उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। खेती करने के समय भी उनको पैसा मुहैया हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं गाँव में जो बड़े किसान है वही थोड़ा सा स्ट्रांग है, वही छोटे किसानों को भी थोड़ा बहुत हेल्प भी करते हैं और उसके अगेंस्ट में वो लोग उससे कमीशन क्या कहते हैं, हाई ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दे करके कमाते भी हैं। तो ये सारे हैं उनका। तो ये टोटल जो नया कानून है ये छोटे किसानों को पूरी तरह से मजबूत करने का है, किसानों की आय को दुगनी करने वाला है। और इस कानून की हमें सम्मान करना चाहिए और इस कानून को लागू हो तो 100% लागू करनी चाहिए सरकार को, सारे ये विवादों को एक दरकिनार करते हुए और किसानों को समझाने के भरपूर प्रयास करना चाहिए। हम इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।